अस्सलाम वालेकुम। मेडिकल एजुकेशन फोरम में डॉक्टर अली हुसैन हाजिर है। वर्ड जो सिलेबस चल रहा है, मतलब मुख्तलिफ कॉलेजेस में पढ़ाया जाता है, उसमें कौन कौन से कंटेंट्स हैं, कौन सी बुक्स जो हैं वो रिकमेंडेड हैं और कौन से टॉपिक में से कितने मार्क्स का पेपर आता है। अक्सर बच्चों को ये मालूम नहीं होता और वो ऐसे ही पढ़ना शुरू हो जाते हैं। तो मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि आपने बिल्कुल सिलेबस के मुताबिक पढ़ना है कि किस टॉपिक में से कितने नंबर का पेपर आना है और कौन सा टॉपिक जो है वो हाईली यील्ड है और ग्रास जिस तरह वो आपने पढ़नी है। तो हम सबसे पहले बात करेंगे इनाटमी, जिसमें साथ साथ उसके हिस्टोलॉजी भी शामिल है। तो इसमें से क्या क्या आता है। अपर लिम्ब जो आपको 12 वीक में पढ़ाई जाती है, लोअर लिम्ब जो 12 वीक्स के अरसे में पढ़ाई जाती है और थोरैक्स जो है 8 वीक के अरसे में पढ़ाई जाती है। तो मैं आपको पहले बता दूं कि ये जो यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज लाहौर की जानिब से ये सिलेबस है, इसके लिए एक वक्त मुअय्यन होता है कि इतने अरसे में आपने ये टॉपिक्स पढ़ाने हैं। मतलब ग्रास एनाटमी अपर लिम्ब 12 वीक में आपको पढ़ाई जाएगी कॉलेज में, लोअर लिम्ब 12 वीक में और थोरैक्स जो है 8 वीक में। इसके बाद आपकी मुख्तलिफ सब स्टेजेस होती हैं, 3 से 4 सब स्टेजेस होती हैं और फिर एंड पे हर ग्रास का जो पार्ट है अपर लिम्ब, लोअर लिम्ब और थोरैक्स की स्टेज होती है। उसके बाद हम जनरल एनाटमी में हम बात करेंगे इसमें क्या क्या चीज़ें आती हैं, स्केलेटल सिस्टम में कौन कौन सी चीज़ें आती हैं, जॉइंट्स में कौन कौन सी चीज़ें आती हैं। आपने जनरल एनाटमी के लिए जो बुक आपने अपने पास रखनी है वो है लैक हुसैन, उसको अपने पास रखें। उसके बाद उसमें आपको एनाटॉमिकल टर्म्स का पता होना चाहिए। फॉर एग्जांपल फ्लेक्शन क्या होती है, एक्सटेंशन क्या होती है, अबडक्शन एडक्शन क्या होती है, प्रोट्रैक्शन क्या होती है, इसके बारे में आपको आइडिया होना चाहिए। स्केलेटल सिस्टम में आपको स्केलेटल सिस्टम के बारे में पता होना चाहिए। शेप, उसकी साइज़, एवेल्यूएशन के लिहाज से उसकी टाइप्स का आपको आइडिया होना चाहिए। फंक्शन ऑफ बोन्स का पता होना चाहिए। ब्लड सप्लाई भी बोन की आपको आनी चाहिए। डिफरेंट जो प्रोनाउंसिएशन यूज़ होती हैं, ओस्टोमलेशिया हो गया, क्या होता है स्टेरनल पंचर क्या होता है, ये भी आपको आइडिया इसके बारे में होना चाहिए। उसके बाद आता है जॉइंट्स भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसमें से एससीक्यू और एमसीक्यूज बहुत ज़्यादा आते हैं आपकी जीए में से। आपको पता होना चाहिए कि क्लासिफिकेशन कौन सी है जॉइंट्स की, इसके बाद उसकी टाइप्स, मूवमेंट्स, सिनोवियल जॉइंट्स वगैरह ये क्या होते हैं और कौन सा मतलब जो जॉइंट है उसकी टाइप कौन सी है। ब्लड सप्लाई ऑफ जॉइंट्स भी आपको पता होना चाहिए, नर्व सप्लाई भी पता होना चाहिए। उसके बाद मस्कुलर सिस्टम पे आ जाए। मस्कुलर सिस्टम में आपको बता रहा हूँ कि मस्कुलर सिस्टम में आपको डिफरेंट जो टर्म्स मसल्स की होती हैं वो आपको पता होनी चाहिए। इसके अलावा आपको क्लासिफिकेशन मसल्स की पता होनी चाहिए, नर्व सप्लाई और ब्लड सप्लाई पता होनी चाहिए और उसके अलावा मैकेनिज्म ऑफ स्प्रेन एंड स्पैज्म में फ़र्क पता होना चाहिए। और डिफरेंट जो डिजीज़ होती हैं, मिस्थीनिया ग्रेविस हो गया, इनकी मैकेनिज्म ऑफ एक्शन आपको पता होनी चाहिए, किस तरह डेवलप होती हैं और इसका क्या क्या आपने मतलब मिस्थीनिया ग्रेविस में कौन से मतलब मैकेनिज्म होता है और कौन से मतलब रिसेप्टर न्यूरोमस्कुलर जंक्शन इन्वॉल्व होते हैं। उसके बाद सर्कुलेटरी सिस्टम पे आ जाते हैं हम। सर्कुलेटरी सिस्टम में पहले वो जीए में से क्वेश्चन बहुत ही कम देता था, मगर अब देखा गया है कि सर्कुलेटरी सिस्टम में से भी पेपर आना शुरू हो गया है। इसमें से सबसे पहले आता है सीवीएस और लिम्फेटिक सिस्टम। नर्वस सिस्टम पहले नहीं किया जाता था, मगर यूजली अब मतलब इसमें से एमसीक्यू आना शुरू हो गए हैं। पता होना चाहिए कौन से कंपोनेंट्स होते हैं नर्वस सिस्टम में, न्यूरॉन क्या होता है, गैंग्लियन, मेन जो चीज़ें होती हैं, सोमैटिक एंड ऑटोनोमिक सिस्टम क्या होता है, इसमें एक प्री सिनेप्टिक, पोस्ट सिनेप्टिक, ये आपको। और स्किन को आपने जस्ट रीड आउट कर लेना है कि नेम डिफरेंट टाइप ऑफ स्किन क्या होती है, मेलानिन क्या होता है, मेलानोमा क्या होता है, लाइंस एंड उसकी मतलब जो डिस्क्राइब द स्किन एंड देयर सिग्निफिकेंस, इसकी सिग्निफिकेंस क्या होता है प्रोटेक्शन वगैरह के लिए, ये पता होनी चाहिए। स्किन इज़ द लार्जेस्ट ऑर्गन ऑफ द बॉडी, ये आपको पता होना चाहिए जीए में से। उसके अलावा आपको डायग्नोस्टिक तकनीक्स, फॉर एग्जांपल सीटी स्कैन हो गया, एक्सरे वगैरह हो गया, एमआरआई वगैरह हो गया, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। उसके बाद हमारे पास आता है कोर्स ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अपर एंड लोअर एक्सट्रीमिटीज लिम्स आफ्टर द एंड ऑफ कोर्स ऑफ स्टूडेंट्स आर एबल टू, मतलब इसके बाद स्टूडेंट्स इस काबिल हों कि उनको इन चीज़ों के बारे में पता हो। सीटी स्कैन का पता हो, एमआर का पता हो क्या होता है, मैग्नेट रेजोनेंट इमेजिंग क्या होती है, अल्ट्रासाउंड क्या होता है, सीटी स्कैन क्या होता है, एक्सरे वगैरह क्या होता है, जॉइंट्स क्या होते हैं, मसल क्या होते हैं, बोन क्या होती है, उसकी नर्व सप्लाई क्या होती है, आर्टीरियल सप्लाई क्या होती है, ये चीज़ें मतलब मेन आपको पता होना चाहिए। उसके बाद हमारे पास आ जाता है थोरैक्स में आपने कौन कौन सी चीज़ें पढ़नी है। जब थोरैक्स बच्चे पढ़ चुके होते हैं तो उनको ये पता होना चाहिए क्या क्या इन चीज़ों के बारे में पता होनी चाहिए, ये आपने वहाँ से देख लेनी है। जनरल हिस्टोलॉजी में
आपको एक बात बताता हूँ कि हिस्टो बाज लोग छोड़ के जाते हैं, आपने हिस्टो नहीं छोड़नी। हिस्टो में से 14 मार्क्स का पेपर है, इसमें 9 MCQs और एक SCQ आता है, तो आपने हिस्टो लाजमी पढ़नी है। मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि साल का शुरू है तो आपने हिस्टो के लिए लायक हुसैन यूज़ करनी है। लायक हुसैन बहुत अच्छी, बहुत प्यारी लिखी हुई है, आपके MCQs भी हो जाते हैं 100 और SCQ भी हो जाते हैं। एक SCQ आता है 5 नंबर का और 9 MCQs आते हैं, ये आप छोड़नी नहीं है आपने। इसमें आपको सेल का पता होना चाहिए, एपिथेलियम का पता होना चाहिए, टिश्यू का पता होना चाहिए, उसकी टाइप्स का पता होना चाहिए। इसके अलावा डिफरेंट जो कार्टिलेजेस उसकी टाइप्स पता होनी चाहिए, बोन उसकी टाइप्स पता होने चाहिए, कम्पैक्ट बोन, स्पॉन्जी बोन के बारे में पता होना चाहिए, लिम्फेटिक सिस्टम में लिम्फ नोड का पता होना चाहिए, सब डिवीजन वास्कुलर सिस्टम की पता होनी चाहिए। इसके अलावा डिफाइन जो है एपोप्टोसिस, हाइपरट्रॉफी, एट्रॉफी, मेटाप्लेजिया, हाइपोप्लेजिया का पता होना चाहिए, एनाप्लेजिया का। ये मेन चीज़ें आपने हिस्ट्री में सारी करनी है। इसमें आपके 9 MCQs और एक SCQ। एम्ब्रियो मस्ट आपने करनी है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द एनाटमी है। इसमें तकरीबन कोई टोटल मिला के 17-18 नंबर का पेपर आता है। आपको पता होना चाहिए सेल डिवीजन क्या होती है, फर्स्ट वीक में क्या डेवलप हो रहा होता है, फर्स्ट वीक में कौन से प्रोसेस होते हैं, सेकंड वीक में क्या होता है, सेकंड वीक में कौन से प्रोसेस होते हैं, थर्ड वीक में क्या होता है, थर्ड वीक में कौन से प्रोसेस होते हैं, उसके बाद 4 to 8 वीक में क्या क्या हो रहा होता है, उसके बाद डिस्क्राइब फीटल पीरियड क्या होता है। प्लेसेंटा आपने अच्छी तरह करना है, प्लेसेंटा आपने नहीं छोड़ना। प्लेसेंटा में से मोस्ट MCQs आते हैं और SCQ के लिए भी कभी कभी वो प्लेसेंटा से उठा लेता है। उसके बाद आपको मतलब कॉन्जेनिटल डिफेक्ट का पता होना चाहिए। आपको ये पता होना चाहिए कि स्पेशल जो एम्ब्रियो है जिसमें आपके लिम्स और वर्टिब्रा कॉलम वाले टॉपिक्स लाजमी आपने करने हैं। लिम्ब डेवलपमेंट और मस्कुलोस्केलेटल डेवलपमेंट ये आपके एम्ब्रियो का ही हिस्सा है। बाज़ औक़ात लोग छोड़ के चले जाते हैं ये कि स्पेशल एम्ब्रियो जो है सेकेंड ईयर में, नहीं, आपके ये टॉपिक्स फर्स्ट ईयर में ही इंक्लूडेड हैं और आपने इसी में करने हैं। डेवलपमेंट ऑफ इंटीग्रेटरी सिस्टम जैसे स्किन कहते हैं, मेमोरी ग्लैंड और कॉन्जेनिटल एनोमलीज, ये भी आपका फर्स्ट ईयर में ही टॉपिक्स शामिल हैं, ये आपने लाजमी करके जाने। मैं आपको बार बार कह रहा हूँ इसलिए क्योंकि एम्ब्रियो और हिस्टो ही बंदे को पास कराती हैं और इससे ही बंदा पास होता है। जो ग्रास है वो तो मुश्किल उसमें से बन सकता है, मगर ये जो है आपने एम्ब्रियो हिस्टो जी अच्छी तरह करके जाना है। उसके बाद क्लिनिकल मेथड हम आगे जाके देखते हैं कि क्लिनिकल मेथड में हम कौन कौन सी चीज़ें पढ़ते हैं और क्या देखते हैं, और मतलब क्लिनिकल मेथड्स क्या क्या चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। ठीक हो गया। इसमें सबसे पहले देखते हैं कि डिस्क्राइब क्लिनिकल इफ़ेक्ट्स ऑफ नर्व इंजरीज ऑफ अपर एंड लोअर लिम्ब। इसमें आपको ये पता होना चाहिए कि फॉर एग्जांपल कौन सी नर्व की इंजरी से कौन सी पाल्सी होती है, कौन सा डिफेक्ट होता है। इसके अलावा आपको एक्सप्लेन द एनाटॉमिकल एस्पेक्ट ऑफ फ्रैक्चर ऑफ बोन ऑफ अपर एंड लोअर लिम्ब। फॉर एग्जांपल कि क्लेविकल का जो फ्रैक्चर है जिसे हम ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर कहते हैं, ये क्या होता है आपको ये पता होना चाहिए। ह्यूमरस की इंजरी हो जाए, मतलब फ्रैक्चर हो जाए तो क्या होता है, कौन सी नर्व डैमेज होती है, ये आपको पता होना चाहिए। रेडियस, फीमर और अल्ना, टिबिया, फिबुला और स्केफाइड, आपको सारा पता होना चाहिए। रिब्स का फ्रैक्चर वगैरह ये आपको आइडियाज़ वगैरह होने चाहिए। उसके बाद डिस्क्राइब एनाटॉमिकल बेसिस ऑफ कंट्रैक्चर गैंग्लिया। उसके बाद पल्प इन्फेक्शन, कार्पल टनल सिंड्रोम, ये आपको क्लिनिकल में आना चाहिए। कार्पल टनल सिंड्रोम में फॉर एग्जांपल मीडियन नर्व इनकी मतलब डैमेज होती है तो आपको पता होना चाहिए कि ये मीडियन नर्व की डैमेज की वजह से होता है कार्पल टनल सिंड्रोम। उसके बाद आपको फिमोरल हर्निया का पता होना चाहिए। उसके बाद वेरिकोज ऑफ वेन का पता होना चाहिए, बर्साइटस का पता होना चाहिए, लिम्फेडिनाइटिस क्या होता है ये पता होना चाहिए। उसके बाद स्प्रेड ऑफ कार्सिनोमा ब्रेस्ट, जो POD ऑरेंज आप पढ़ते हैं, POD ऑरेंज के बारे में आपको पता होना चाहिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें क्लिनिकल लाजमी वो देता है, आपको इन चीज़ों के बारे में पता होना चाहिए। थोरस में आप आ जाएँ, उसके बाद कार्डियक टेम्पोनेट का पता होना चाहिए, पेरिकार्डाइटिस, पैंक्रेटाइटिस का पता होना चाहिए। उसके बाद प्लूरल इफ्यूजन पता होना चाहिए आपको क्या होती है। नीमोथोरेक्स, हीमोथोरेक्स में क्या फ़र्क होता है, हेडोथोरेक्स क्या होता है, ये आपने चीज़ें पढ़नी है। उसके बाद रिकमेंडेड बुक्स आपको मैंने बता दी थी कि जो है जनरल एनाटमी की इधर तसद्दुक़ हुसैन लिखी हुई है, लायक हुसैन भी लिखी हुई है, वो भी आप पढ़ सकते हैं हिस्टो के लिए। उसके अलावा डिफोरे अब भी आप पढ़ सकते हैं हिस्टो के लिए। उसके अलावा KLM जो है वो रिकमेंडेड बुक है, अगर आपने BD यूज़ करनी है तो BD भी अच्छी है। अगर ज़्यादा आप पढ़ने वाले हैं तो आप ग्रेज एनाटमी भी यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद आता है MBBS फर्स्ट प्रोफेशनल पार्ट 1 OSP का पार्ट आ जाता है। इसमें टोटल नंबर ऑफ जो स्टेशन होते हैं वो होते हैं 12। ईच जो स्टेशन होता है विल हैव 2 मार्क्स एंड 4 पार्ट्स होते हैं उसके ऊपर।
इसके अलावा आपको पता होना चाहिए कि टोटल मास जो होते हैं शैल बी 24। ये आपको पता होना चाहिए। ये वैसे तो ये कॉलेज वाइज ही इसको तरतीब दिया जाता है और कॉलेज वाले ही इसको तरतीब देते हैं, और उनकी आंसर शीट भी और की जो बनी होती है वो भी काले वालों के पास होती है, और वो किस तरतीब से देते हैं तो ये कॉलेज वाले अपने हिसाब से भी देते हैं, और कभी कभी UHS ने जिस तरह कहा होता है तो वैसे भी OSPI एंड वेवा सेटअप हो जाता है। उसके बाद हिस्टोलॉजी OSPI एंड वेवा में क्या क्या होता है, एक जो होता है आपका लॉन्ग स्टेशन होता है। लॉन्ग स्टेशन में आपने आइडेंटिफाई करना होता है, उसको डिस्क्राइब करना होता है। एक्सटर्नल का वेबा होता है, वो आपसे पूछता है कि ये क्या चीज़ है, ये आपने किस चीज़ की डायग्राम बनाई है, इसमें क्या होता है, डिफरेंट किस्म के आपसे क्वेश्चन पूछेगा। इसके अलावा जो होता है टन जो होते हैं वो स्पार्स भी होते हैं छोटे छोटे, वो भी आपने आइडेंटिफाई करने होते हैं माइक्रोस्कोप से, तो वो भी 10 मार्क्स के होते हैं। इसके अलावा आपको कॉपी के मार्क्स भी होते हैं, 5 मार्क्स होते हैं कॉपी के। और उसके बाद एनाटॉमी जो का वैवा होता है वो भी प्रैक्टिकल में शामिल होता है। एक दिन आपका वैवा होता है और दूसरे दिन आपकी OSPI होती है। बाज़ औक़ात कभी पहले OSPI हो जाती है तो दूसरे दिन वैवा होता है, बाज़ औक़ात कभी पहले वैवा हो जाता है तो दूसरे दिन OSPI हो जाती है। उसमें आपके लिए ये जो आपको एलोकेटेड की गई हैं ये स्ट्रक्चर आपका होगा। उसके बाद ये आपको मैंने बता दी हैं सारी चीज़ें कि क्या क्या कैसे कैसे आपने पढ़ना है, कौन सी टाइप्स हैं इसकी, एपिथेलियम वगैरह और स्पॉन्जी बोन, बैकबोन, ये बता दिए। ये अच्छी तरह आपने टॉपिक्स करने हैं तो आपकी इंशाल्लाह अल्लाह ताला के फजल व करम से आपकी एनाटॉमी बिल्कुल पास हो जाएगी। और नहीं रहती फिजियो आ जाएँ, फिजियो पे आ जाएँ, सिलेबस उसका टेबल ऑफ स्पेसिफिकेशन और उसकी OSPI MBBS फर्स्ट प्रोफेशनल पार्ट के बारे में बात कर रहे हैं। फिजियोलॉजी में कौन कौन सी टॉपिक्स आते हैं, कौन से टॉपिक्स आपने पढ़ने हैं, कौन से टॉपिक्स आप नहीं छोड़ सकते, उनके बगैर गुजारा नहीं है, और कौन सी बुक्स जो हैं रिकमेंडेड हैं। तो सबसे पहले हम आ जाते हैं बेसिक एंड सेल्फ फिजियोलॉजी। इसमें सबसे पहले आपने अंडरस्टैंड करना है फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ह्यूमन बॉडी को। उसके बाद कंट्रोल सिस्टम इन बॉडी, स्ट्रक्चर फंक्शन ऑफ सेल मेम्ब्रेन इन इट, ट्रांसपोर्ट, इसके सेल के अंदर जितने भी पार्ट्स हैं उसके, रेबोसोम के, पेरोक्सिसोम के, उनके फंक्शंस को पता होने चाहिए आपको। DNA एंड RNA के कंसेप्ट थोड़ा बहुत आना चाहिए, ये अपने FSC में पढ़े होते हैं, इसका इतना ज़्यादा मसला नहीं होता। उसके बाद आ जाता है ब्लड मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है, ये हम नहीं छोड़ सकते। इसमें से 2 SCQ और MCQs भी काफ़ी ज़्यादा आते हैं, तो आप ये टॉपिक ब्लड आप नहीं छोड़ सकते, ये अच्छी तरह करना है। इसमें मोस्टली एनीमिया पूछ लेता है, पॉलीसाइथेमिया पूछ लेता है, ल्यूकोपिएस्टिस क्या होता है, मतलब वेरियस ब्लड इंडेक्सेस क्या होते हैं, एनीमिया क्या होता है, टाइप्स क्या होती हैं उसकी। उसके अलावा प्लाज्मा प्रोटीन का फंक्शन क्या होता है, इसके क्लिनिकल में ये पूछ लेता है कि थ्रोम्बोसाइटोपिनिया क्या होता है। इसके अलावा ब्लड कोआगुलेशन का जो है प्रोसेस क्या होता है, फेब्रिनल लेसेस, एंटीकोआगुलेंट वगैरह ये पूछ लेता है। इसके अलावा इसमें अप्लाइड फिजियोलॉजी में आपको क्या पता होना चाहिए, मैंने आपको बता दिया है कि एनीमिया वगैरह, हैज़र्ड्स, RH इनकम्पेबिलिटी उन्हें पता होना चाहिए। जॉन्डिस क्या होता है, इम्यून रिस्पॉन्स क्या होता है, अब नॉर्मल इम्यून रिस्पॉन्स क्या होता है, नॉर्मल इम्यून रिस्पॉन्स क्या होता है। फिर आ जाए हम नर्व एंड मसल्स पे। नर्व एंड मसल अक्सर कॉलेज में सबसे पहले पढ़ाया जाता है और ये मोस्ट इम्पोर्टेंट जो है टॉपिक है आपका। इसमें आपको नर्व फाइबर्स का पता होना चाहिए, फिजियोलॉजिकली बेसिस ऑफ रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल का पता होना चाहिए। इसमें मेस्थीनिया ग्रेविस आप अच्छी तरह आपने करनी है। मस्कुलर डिस्ट्रॉफी क्या होती है, एट्रॉफी क्या होती है, रिगर मोर्टिस कैसे डेवलप होती है, कैल्शियम आयन चैनल कैसे आते हैं और कैसे वो उनकी यूटिलाइजेशन होती है, ये आपको सारा आइडिया होना चाहिए। इसके अलावा पेरिफेरल नर्व इंजरीज़ का आपको पता होना चाहिए, ड्रग्स का पता होना चाहिए जो अफेक्ट करती हैं न्यूरोमस्कुलर जंक्शन पे। उसके बाद हमारे पास आता है CVS। आपको ये पता होना चाहिए कि CVS में हार्ट और आपका जो है सर्कुलेशन शामिल है। हार्ट तो आपने छोड़ना ही नहीं है, हार्ट तो आपने अच्छी तरह करना है। आपने कार्डियोवास्कुलर सिस्टम में क्या क्या करना है आपको सबसे पहले पता होना चाहिए सर्कुलेशन का, कैसे बॉडी में सर्कुलेशन होती है। कार्डियक मसल्स का पता होना चाहिए, कैसे कार्डियक इम्पल्स जनरेट होती है और आगे ट्रांसफ़र होती है SN नोड से, AV नोड से, परकंजे फाइबर से कैसे ट्रांसफ़र होती है। उसके अलावा आपको लीड का पता होना चाहिए, ECG का पूरा चैप्टर आपने अच्छी तरह करना है। उसमें कैसे ST एलिवेशन हो रही होती है MI में वो पता होना चाहिए। PQ इंटरवल, हार्ट ब्लॉक का पता होना चाहिए, फर्स्ट डिग्री हार्ट ब्लॉक, सेकंड डिग्री हार्ट ब्लॉक, थर्ड डिग्री हार्ट ब्लॉक, ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। उसके अलावा आपको आर्टीरियल पल्स का पता होना चाहिए, किधर किधर हम मतलब फील कर सकते हैं, ब्लड प्रेशर और उसकी रेगुलेशन, सिस्टली
टेस्ट इसलिए का पता होना चाहिए आपको। अप्लाइड फिजियोलॉजी में आ जाएँ तो आपको किस चीज़ का कंसेप्ट होना चाहिए, ईसीजी का कंसेप्ट होना चाहिए, हार्ट ब्लॉक, टैकीकार्डिया क्या होता है जब हार्ट रेट बढ़ जाता है, ब्रेडिकार्डिया क्या होता है जब हार्ट रेट कम हो जाता है। आपको हार्ट साउंड के बारे में पता होना चाहिए, मरमर के बारे में पता होना चाहिए कि अब नॉर्मल जो हार्ट साउंड सुनाई देते हैं वो मरमर होती हैं। उसके बाद रेस्पिरेटरी सिस्टम पे आ जाएँ। रेस्पिरेटरी सिस्टम आपने अच्छी तरह करना है कि मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग क्या होता है। उसके बाद रेस्पिरेटरी और नॉन रेस्पिरेटरी फंक्शन क्या है रेस्पिरेटरी ट्रैक के। इसके अलावा आपको पता होना चाहिए प्रोटेक्टिव रिफ्लेक्सेस का पता होना चाहिए। इसमें एक चीज़ पूछता है कि लंग वॉल्यूम और कैपेसिटीज़, ये बहुत दफ़ा पूछी गई हैं, डेड स्पेस वगैरह, और ये नॉर्मल ब्रीथिंग क्या होती है ये आपने अच्छी तरह करनी है। उसके अलावा ह्यूमन रिस्पॉन्सेज इन वेरी जो इन्वायरमेंट में डिफरेंट इन्वायरमेंट में देखा जाता है वो आपको अच्छी तरह आनी चाहिए। रिकमेंडेड बुक्स पे आ जाते हैं। रिकमेंडेड बुक्स आगे हम देखेंगे कि रिकमेंडेड बुक्स कौन सी है। स्किन वाला भी आपका चैप्टर है वो आपने रीड आउट कर लेना है, छोटा सा है। इसमें लिखा हुआ है, गैटन एंड हार में भी लिखा हुआ है। अगर आप थर्ड मीडिया का स्टूडेंट हैं फिर दोस्त में भी लिखा हुआ है। तो आपने टेक्स्ट बुक जो फॉलो करनी है ओनली ऑन एक ही है, वो है गैटन एंड हार। गैटन एंड हार बहुत अच्छी लिखी हुई है। एमसीक्यूज भी आपके कवर हो जाते हैं और एससीक्यू भी आराम से कवर हो जाते हैं। इसके बाद हमारे पास जो ओसपी के आपको इधर देख लें, ओसपी और वेवा में देख लें। वेवा के 35 मार्क्स होते हैं, ओसपी के 25 मार्क्स होते हैं। आपके इंटरनल भी होती है। ये टोटल मिला के 45 मार्क्स के मतलब आपके 90 मार्क्स की थ्योरी और 90 मार्क्स की ये ओसपी और वेवा टोटल मिला के 180 मार्क्स और 20 मार्क्स की आपकी इंटरनल। तो ये 200 मार्क्स का पेपर हो जाता है आपका। उसके बाद आता है सिलेबस, टेबल ऑफ स्पेसिफिकेशन एंड ओसपी ऑफ बायोकेमिस्ट्री। मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि बायोकेमिस्ट्री जो है वो एक खासा खुश्क सब्जेक्ट है और इसमें से अक्सर बच्चों की कंपार्ट आ जाती है। क्यों? इसकी वजह यह है कि एक तो इसका सिलेबस बहुत ज़्यादा फैला हुआ है और लोगों को पता नहीं होता कि इसका सिलेबस कौन सा है और करना कहाँ से। आपके पास टोटल 35 वीक्स होते हैं पर एकेडमिक ईयर। 5 आवर्स के एक लेक्चर के हिसाब से 175 आवर्स होते हैं। 2 आवर्स जो प्रैक्टिकल के हिसाब से पर 35 वीक के हिसाब से 70 आवर्स प्रैक्टिकल के होते हैं। उसके अलावा इसके हिसाब से हम जो लर्निंग ऑब्जेक्ट्स होते हैं, कौन कौन सी चीज़ें हमने पढ़नी होती हैं और कौन सी चीज़ें हमने छोड़नी होती हैं, वो हम आगे जाके बताएंगे। बुक्स का आपको मैंने पहले बता दिया है, पहली वीडियोस में आप देख सकते हैं कि मतलब क्या कौन कौन सी बुक्स जो हैं रिकमेंडेड हैं। फॉर एग्जांपल लिपन कार्ड मैंने आपको बता दी थी, वो आपने मास पढ़नी है, सत्या पढ़नी है, हाशमी करनी है, फैक अहमद करनी है। तो हम सबसे पहले सेल बायोकेमिस्ट्री पे आते हैं। सेल बायोकेमिस्ट्री अगर आपने फिजियो में की हुई है तो आपके लिए मोर देन इनफ होगी। अगर आपने पढ़ना है तो आप एक दफ़ा पढ़ लें। वाटर पीएच एंड बफर, ये वाला टॉपिक आपने फैक अहमद से भी कर सकते हैं और सत्या में भी लिखा हुआ है वहाँ से भी कर सकते हैं। उसके बाद आता है कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट ये आप मुश्ताक अहमद से भी कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपने करना है तो सत्या से भी कर सकते हैं, वहाँ से भी हेल्प आउट ले सकते हैं। अमीनो एसिड एंड प्रोटीन, अमीनो एसिड एंड प्रोटीन ये खासा अच्छे मार्क्स का वो है टॉपिक है। तो मैं आपको कहूँगा कि ये आप टॉपिक जो है अमीनो एसिड अगर आपने फैक अहमद से करने हैं तो वहाँ से कर लें। और प्रोटीन के लिए आपको लिपन कार्ड ही ज़रूरी पढ़नी पड़ेगी क्योंकि इसके बहुत सारे चैप्टर लिखे हुए हैं। लिपन कार्ड में लिपन कार्ड से कर लीजिएगा। न्यूक्लियोटाइड एंड न्यूक्लिक एसिड, ये वाला चैप्टर आपको मैं कहूँगा कि ये आप चैप्टर जो है लिपन कार्ड से ही करें। और उसमें आपको ये बात बता दूं कि किसी भी चीज़ का आपने मेटाबॉलिज्म नहीं करना। मेटाबॉलिज्म जो है वो हमेशा सेकेंड ईयर में शामिल होते हैं। कार्बोहाइड्रेट का करना है, ना प्रोटीन का करना है और ना लिपिड का करना है। किसी भी एक चीज़ का कुछ भी नहीं करना। ये एक्सक्लूड करके बता रहा हूँ। यही जो मेटाबॉलिज्म आपने कुछ भी नहीं करना। मेटाबॉलिज्म बेसिक चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। बेसिक चीज़ें आप जहाँ से भी पढ़ें, हाशमी से पढ़ लें, जहाँ से भी पढ़ें, फैक अहमद से पढ़ लें या मुश्ताक अहमद से भी पढ़ लें। लिपिड्स के लिए एक जो बुक है वो है हाशमी। हाशमी में बहुत ज़्यादा अच्छे लिखे हुए हैं लिपिड्स और फैटी एसिड। इसमें एक क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है जो कि हमेशा आता है, लिपिड पर ऑक्सीडेशन एंड इट्स सिग्निफिकेंस। ये बहुत अच्छा लिखा हुआ है। मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप हाशमी से पढ़ें लिपिड एंड फैटी एसिड, आप हाशमी से करें। उसके बाद आ जाता है इंजाइम और विटामिन्स। इंजाइम जो है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है फर्स्ट प्रोफेशनल एग्जाम बायोकेमिस्ट्री में। इसमें आपको पता होना चाहिए इंजाइम एक्टिविटी का, कौन सी डिजीज़ में इंजाइम्स स्पेसिफिक होते हैं, बढ़ जाते हैं। फॉर एग्जांपल एमआई में ट्रोपोनिन बढ़ जाता है,
कौन से एंजाइम जो है वो CK-MB CK-MM ये पता होना चाहिए आपको। ये MCQ में मोस्टली पूछ सकता है। एंजाइम एक्टिविटी क्या होती हैं और कौन से एंजाइम जो होते हैं वो स्पेसिफिक मतलब उसके लिए होती हैं। कैटालाइटिक एक्टिविटी क्या होती है इनकी, कौन से एंजाइम जो है वो उनके बायोलॉजिकल सिग्निफिकेंस क्या होती हैं, एलोस्टेरिक एंजाइम क्या होते हैं, एसोजाइम क्या होते हैं। इन चीज़ों का आपको आइडिया होना ज़रूरी है, तभी आप जाके जो है पढ़ सकेंगे बायोकेमिस्ट्री को। मैं कहूँगा कि आप लिपनकार्ड से पढ़ें। लिपनकार्ड के साथ साथ या सत्या से हेल्प ले लें या फिर हाशमी से भी आप हेल्प ले सकते हैं। इसमें टेबल लिखा हुआ है। पोरफेरिया एंड हीमोप्रोटीन वाला चैप्टर जो है आपने लिपनकार्ड से करना है। लिपनकार्ड में बहुत अच्छा लिखा हुआ है, इसका सारा मैकेनिज्म दिया हुआ है, कैसे पोरफेरिया वो हीम बनती है, हीमोग्लोबिन कैसे बनता है, मेथहीमोग्लोबिन क्या होता है, और इसके बारे में मेथहीमोग्लोबिनीमिया के बारे में पता होना चाहिए, अनीमिया के बारे में पता होना चाहिए आपको। ये आपने चीज़ें लाजमी और अच्छी तरह करनी है। कहाँ से? लिपनकार्ड से। जब आप लिपनकार्ड पढ़ेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा कि ये कितना आसान और कितना छोटा चैप्टर है। ये भी पूरा चैप्टर नहीं करना। अगर आपके पास कोई सीनियर है तो आप सीनियर से गाइडलाइन ले लेंगे कि ये चैप्टर कहाँ तक करना है। ये वाला चैप्टर 5-6 पेजेस हैं, ये आपने चैप्टर वहाँ से करना है, और इसमें से भी तकरीबन कोई 7-8 मार्क्स का जो है वो पेपर आ जाता है। तो पोरफेरिया और हीम जो है आपने लिपनकार्ड से करना है। एंजाइम के बारे में मैंने आपको बता दिया है कि एंजाइम आपने लिपनकार्ड से ही करने हैं। विटामिन्स के बारे में यूजली लोग रिकमेंड करते हैं दूसरी किताब में कि ये पढ़ लो। मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप सिर्फ और सिर्फ लिपनकार्ड पढ़ें। लिपनकार्ड में बहुत ज़्यादा और बहुत अच्छी तरह से बताया गया कि फैट सोलबल विटामिन क्या होते हैं, वाटर सोलबल विटामिन क्या होते हैं, कौन से विटामिन का मतलब कौन से विटामिन के साथ कौन सी बीमारी एसोसिएट करती है, और विटामिन के जो है वो कोagulation में ब्लीडिंग में कौन सा होता है आपको पता होना चाहिए। फैट सोलबल विटामिन डी के सन में कौन सा होता है विटामिन डी। ये मेन चीज़ें सारी चीज़ें लिखी हुई हैं। आपने ये विटामिन्स जो हैं कहाँ से करने हैं? लिपनकार्ड से कर लेने। उसके बाद जैसे मिनरल्स आपने अगर करने हैं तो फिर सत्या से कर लें, या उसके अलावा मिनरल्स हाशमी में भी बहुत अच्छे दिए हुए हैं। न्यूट्रिशन के लिए आई विल रिकमेंड यू कि आप हमेशा की तरह जो है लिपनकार्ड ही रिकमेंड मैं करूँगा कि आप न्यूट्रिशन जो है वो लिपनकार्ड से करें। मेन आपको पता होना चाहिए कैलोरिक वैल्यू क्या होती है फूड की, स्पेसिफिक डायनामिक एक्शन क्या होता है, RDA क्या होता है, BMR क्या होता है। मेन जो चीज़ें हैं, फैट्स में कौन सी होती है, कार्बोहाइड्रेट की कितनी होती है, कैलोरीज, और कैलकुलेशन ऑफ जो है कैलोरिक रिक्वायरमेंट ऑफ पर्सन, ये पता होना चाहिए। न्यूट्रिशन कितनी रिक्वायर होती है एक अडल्ट को, एक बच्चे को कितनी होती है, एक औरत को कितनी होती है रिक्वायर, तो ये आपने अच्छी तरह कर लेना। इसी वाला चैप्टर जो है ये यूजली एसोसिएट होता है अपना उसके साथ, प्रोटीन के साथ। तो ये आपने एलेडोनल सिंड्रोम वगैरह हो गया, इलास्टन, और ये फिब्रिलिन कैसे बनती है, ये आपने जो गैग्स कैसे बनते हैं, ये आपने कहाँ से कर लेने? लिपनकार्ड से कर लेने। उसके बाद लेबॉर्ट्री एग्जामिनेशन जो है ये प्रैक्टिकल आपको बताए गए हैं। ये प्रैक्टिकल आपको कॉलेज वाले जो पूरे साल में प्रैक्टिकल क्लासें होती हैं तो ये उसमें आपको कराते हैं। रिकमेंडेड बुक्स आपको बता दी हैं, हाथ पर आपकी रिकमेंडेड बुक है, लिपनकार्ड आपकी रिकमेंडेड बुक है। इसके अलावा डिफरेंट बुक्स दी गई हैं, अगर आपने ये पढ़नी है तो ये भी आप पढ़ें। मगर मैं आपको जो रिकमेंडेड बुक्स और साथ साथ आपको बता चुका हूँ, ये बुक्स आपके लिए वाकई हेल्पफुल होंगी। तो ये आपके 3 जो किताबें हैं मेन, एनाटॉमी, बायोकेमिस्ट्री और फिजियो, मैंने आपको बता दिया है कि कौन सा सिलेबस है, कौन सा टॉस फॉलो होता है, और कौन सा टॉपिक्स आपने किस बुक से करने हैं। इसके बाद आपने OSP के लिए ये दी गई है इंटरनल असेसमेंट 10 होती है, प्रैक्टिकल के आपके 5 नंबर की कॉपी होती है, वेवा के आपके 50 मार्क्स होते हैं, OSP के ऑब्जर्व स्टेशन नाम टोटल मिला के 22 मार्क्स के होते हैं, और प्रैक्टिकल जो होते हैं जिसमें प्रैक्टिकल सपोज कैलकुलेशन करनी होती है। एक्सटर्नल के पास 4 नंबर होते हैं, और उसके बाद एक्सपेरिमेंट के 4 नंबर होते हैं, 5 नंबर होते हैं जो स्ट्रक्चर टेबल वेवा होता है, जो टोटल मिला के होते हैं 13 नंबर। तो ये टोटल मिला के आपके 10, 5, 15, 50 जो है 65, और 22 जो है आपके 65 और 22 आपके टोटल हो गए 87 और 13 जो है आपके 100 मार्क्स के। ये आपका पेपर हो गया बायोकेमिस्ट्री का। तो ये चीज़ें मैंने आपको सारा का सारा बता दिए, आपको सारे आइडियाज़ वगैरह दे दिए हैं कि कौन सी बुक्स आपने पढ़नी है, कौन सी आपका टॉस फॉलो होता है। तो उम्मीद है कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपको किसी भी चीज़ में मुश्किल आ रही है, या आपके पास आइडियाज़ है कि मुझे इस चीज़ पे वीडियो बनानी चाहिए, तो
मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइए ताकि मैं अगली वीडियो आपके लिए बनाऊं। और ख़ुसूसी तौर पे आप मुझे आइडियाज़ दें कि मेडिकल में हम इस चीज़ में हमें मुश्किल आ रही है और ये चीज़ पढ़ने में मुश्किल आ रही है या कोई लेक्चर लेने में मुश्किल आ रही है या कुछ भी, तो इंशाल्लाह आई विल गाइड यू। तो उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। उम्मीद है कि आप मेरे साथ इसी तरह जुड़े रहेंगे। बहुत अच्छा मेरे चैनल प्रमोट हो रहा है माशाल्लाह से। आपसे उम्मीद है कि आप मेरे अपने दोस्तों से और जो जितने भी मेडिकल के फेलोज़ हैं उनसे ये मेरे चैनल का लिंक शेयर करें और सब्सक्राइब करें चैनल को। और ये मेरी वीडियो एंड तक ज़रूर देखा करें ताकि आप कोई चीज़ मिस आउट ना हो जाए और आप इंशाल्लाह सारे कामयाब होंगे। आपका प्रॉप बहुत अच्छा होगा इंशाल्लाह। मैं आपके लिए दुआ करूँ कि आपका पेपर बहुत ही ज़्यादा अच्छा होगा। और आप अगर ये सिलेबस वगैरह और बुक्स वगैरह और मेरी गाइडलाइन पे अमल करते हैं तो इंशाल्लाह आप बहुत अच्छा पेपर देंगे। जज़ाकल्लाह खैर।